हेलो स्टूडेंट्स। सो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th एसएसटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 का चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का एक नया वीडियो जिसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो इस प्रकार है। राइट डाउन द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन पार्टी क्या रोल प्ले करती है। तो पहले तो अपोजिशन पार्टी समझते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट जो बनती है वो बनती है मेजॉरिटी के बेसिस पर। अभी मेजॉरिटी क्या होती है इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये मान लो कि हमने कोई इलेक्शन ले लिया और इलेक्शन के अंदर बीजेपी को वोट मिले, बीजेपी को सीट मिली, वोट नहीं सीट्स मिली 34। और ये दिल्ली का एग्जांपल ले रहे हैं तो दिल्ली में टोटल सीट्स कितनी है 70 और कांग्रेस को मिली 8 सीट्स और आम आदमी पार्टी को मिली 28 सीट्स। तो क्या आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी यहाँ पर? आप सबके दिमाग में आ रहा होगा भाई जो पास सबसे ज़्यादा सीट है गवर्नमेंट तो उसी की बननी चाहिए। तो तुम बोलोगे भाई गवर्नमेंट तो बन रही है बीजेपी की, बट इट इज रॉन्ग। गवर्नमेंट तो यहाँ पर बीजेपी की नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? उसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि ये मेजॉरिटी क्या होती है। तो देखो ये जो मेजॉरिटी होती है ये होती है टोटल सीट्स डिवाइड बाय 2 प्लस 1। टोटल सीट कितनी है 70/2 प्लस 1 इट विल बी 36। इसका मतलब जिसमें के पास 36 सीट होंगी वही पार्टी क्लेम कर सकती है कि वो गवर्नमेंट बनाने के लिए सीट्स होल्ड करती है, मेजॉरिटी है। बट वी कैन सी दैट here is no single party have 36 seats. Even BJP is a highest सीट सीकर, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें वो बीजेपी है, लेकिन फिर भी उसके पास मेजॉरिटी नहीं है। अब ऐसे में बीजेपी की गवर्नमेंट तो नहीं बन रही। अब ऐसे में दो पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाएंगी। कौन कौन? आम आदमी और कांग्रेस बना सकती हैं। बीजेपी और कांग्रेस मिलकर भी बना सकती हैं, बीजेपी आम आदमी मिलकर भी बना सकती है। लेकिन अब ऐसे में तो ये जो मेजॉरिटी है ये किसके पास चली गई? इन दोनों के पास, और इन दोनों का जोड़ करेंगे कितना आएगा 36। ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट बना सकती हैं, बना ली इन्होंने गवर्नमेंट, तो वो बनेगी रूलिंग गवर्नमेंट। और वो कैसी गवर्नमेंट कहलाएगी? कोलिजन गवर्नमेंट। इट इज कोलिजन गवर्नमेंट। अब देखो जिसके पास मेजोरिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया, तुम्हें मेजोरिटी क्या होती है, कोलिजन गवर्नमेंट भी समझ में आया। अब मेजोरिटी जिसके पास है उसकी बन गई गवर्नमेंट। अब जितनी पार्टी रह गई जिनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई वो कहलाती है अपोजिशन पार्टी। तो ध्यान से देखो, द पॉलिटिकल पार्टी विच डू नॉट अचीव मेजोरिटी, वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन के अंदर मेजोरिटी ऑफ सीट्स अचीव नहीं करती वो कहलाती है अपोजिशन पार्टी। और एक ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी कहलाने के लिए एक कंडीशन होती है कि 10% ऑफ सीट्स कम से कम उसके पास होनी चाहिए, अगर बहुत सारी पार्टी अपोजिशन के अंदर है तो। क्या रोल प्ले करती है? कीप कंट्रोल ऑन रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी ना कर सके, रूलिंग पार्टी डिक्टेटरशिप ना कर सके, उससे रोकती है। जैसे तुम देखते हो पार्लियामेंट के अंदर अक्सर जो रूलिंग अपोजिशन पार्टी होती है वो हर बात पे हंगामा खड़ा करती है। जो भी रूलिंग पार्टी पॉलिसी बनाती है उसके अंदर कमियां निकाल कर दिखाती है, गलतियां दिखाती हैं कि आप गलत हो। और क्यों बताते हैं गलत? क्योंकि वो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम गलतियां निकालकर लोगों का वेलफेयर कर सके और रूलिंग पार्टी को गलत साबित कर कर उनके वोट कम कर सके और उनको डिक्टेटर बनने से भी रोक सके। सेकंड पॉइंट, टू अपोज रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। अगर रूलिंग पार्टी अकेली होती और अपोजिशन पार्टी नहीं होती तो रूलिंग पार्टी गलत पॉलिसीज भी बना सकती है अपने फायदे के लिए। तो कौन बताता है हमें कि रूलिंग पार्टी गलत पॉलिसीज बना रही है? अपोजिशन पार्टी। टू प्रमोट रूलिंग पार्टी इन मेकिंग वेलफेयर पॉलिसीज। अगर रूलिंग पार्टी शांत बैठी है, किसी भी तरह का काम नहीं कर रही, तो उसको प्रोवोक कौन करेगा? अपोजिशन पार्टी की आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी वेलफेयर। तो उसको चैलेंज भी करते हैं, उनको प्रमोट भी करते हैं। बी रेडी। अब देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, अगर रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी कभी कम हुई तो वो किसकी तरफ शिफ्ट होएगी? मेजोरिटी उसके अपोजिशन पार्टी की तरफ। और अपोजिशन पार्टी हमेशा तैयार रहती है गवर्नमेंट बनाने के लिए कि किसी भी तरह से रूलिंग पार्टी की मेजोरिटी कम हो और वो मेजोरिटी हमारी तरफ आए तो हम क्या बना पाए? गवर्नमेंट। आई होप चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जिम्बाब्वे को हम नॉन डेमोक्रेटिक क्यों समझते हैं, क्यों कंसीडर करते हैं? तो देखो रीजन,
एक ही पार्टी जब से जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ है, जब से एक ही पार्टी जीत रही है हर बार इलेक्शन, जिसका नाम है जानू पीएफ। जानू पीएफ उस पार्टी का नाम है जिसका लीडर है रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे ही हर बार गवर्नमेंट बना रहे हैं जानू पीएफ पार्टी के साथ, विच इज अनफेयर। इतनी लंबी पॉसिबिलिटी किसी पार्टी के पास नहीं होती कि वो हमेशा ही जीते। अनफेयर इलेक्शंस होते हैं क्योंकि इनकी जो पार्टी होती है जानू पीएफ पार्टी, ये डर्टी ट्रिक्स यूज करती है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जवाब डालना कि आपको हमें वोट देना पड़ेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं इनको, रेडियो पर, मीडिया पर, दूसरी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज को नीचा दिखाना, अपने आप को ऊंचा दिखाना। चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, जानू पीएफ के रॉबर्ट मुगाबे ने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, विच इज रॉन्ग। भाई तुम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने फायदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हो। सप्रेशन ऑफ इट्स अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टियों को कुचल देना, किसी अपोजिशन पार्टी को बनने ही ना देना। अगर रूलिंग पार्टी अपनी शक्तियों का उपयोग इस तरह से करे कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को बनने ही ना दे, तो उसका अपोज कौन करेगा? कोई भी नहीं कर पाएगी। राइट टू फ्रीडम वॉज मिसिंग, वहां पे लोगों के पास फ्रीडम नहीं है क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे छोटी छोटी चीजों पे लोगों की फ्रीडम छीन लेता है। एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वहां पर एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके इन्फ्लुएंस में है? रॉबर्ट मुगाबे के। इसका मतलब वहां पर कोर्ट इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता, जो कि डेमोक्रेसी के लिए एक जरूरी चीज है। इन सब चीजों से हम कहते हैं कि रॉबर्ट मुगाबे की जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर वो नॉन डेमोक्रेटिक और जिम्बाब्वे नॉन डेमोक्रेटिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन है कि पाकिस्तान परवेज जनरल मुशर्रफ के अंडर, जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर नॉन डेमोक्रेटिक क्यों कहा जाता था? तो देखो, ही ओवरथ्रोन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ चीफ एग्जीक्यूटिव। मतलब कि परवेज मुशर्रफ ने लोगों की चुनी हुई सरकार को ओवरथ्रोन कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया और अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करा। फिर उन्होंने कुछ दिन बाद अपनी चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट को खत्म करके उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया? प्रेसिडेंट में। बाय ए फ्रॉड रेफरेंडम, रेफरेंडम मतलब डायरेक्ट वोटिंग, किसी क्वेश्चन पर लोगों से वोट करा जाए और वो आंसर करेंगे। तो एक फ्रॉड रेफरेंडम कराया, मतलब कि अपने ही लोगों को बुलाया, अपने फेवर वाले लोगों को रेफरेंडम में बिठाया और बोला बताओ क्या मैं 5 साल के लिए और प्रेसिडेंट बन जाऊं? अब वो सारे तो उसके फेवर वाले हैं, बोलेंगे हाँ बनो जरूर, ऑफ कोर्स यू विल बी। तो फ्रॉड रेफरेंडम करा के अपना 5 साल का एक्सटेंशन और कर लिया। ही डिड नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन, वो इलेक्शन के रिजल्ट को मानने से इनकार कर देता है। जब भी इलेक्शन होते हैं बोलता मैं नहीं मानता इस इलेक्शन को, आई विल बी द प्रेसिडेंट। फिर ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए उसने एक लीगल फ्रेमवर्क, एक कानूनी आदेश जारी करा जिससे उसके पास ऐसी शक्तियां आ गई कि वो किसी भी लेजिस्लेचर को खत्म कर सकता था। जैसे कि हमारे देश के अंदर अगर पीएम मोदी के पास ऐसी पावर आ जाए तो वो किसी स्टेट असेंबली को खत्म कर सके, जैसे दिल्ली सरकार खत्म कर दे, तो ऐसी इनके पास पावर ले ली इन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करके कि वो किसी भी स्टेट की असेंबली को डिसमिस कर सकते थे। तो ये गलत था भाई, स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट होती है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये इन सारी चीजों की वजह से हम कहते थे कि पाकिस्तान इज नॉन डेमोक्रेटिक। इसी तरह से ये क्वेश्चन और आता है एमसीक्यूज के लिए, या फिर 3 नंबर में आ सकता है कि एस्टोनिया, सऊदी अरेबिया और फिजी को हम नॉन डेमोक्रेटिक क्यों कंसीडर करते हैं? तो सबसे पहले देखो सऊदी अरेबिया के अंदर विमेन वर नॉट हैव राइट टू वोट टिल 2015, 2015 तक या उससे पहले महिलाओं के पास सऊदी अरेबिया में राइट टू वोट नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो ये तो गलत है। इसका मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से आधी महिला और आधे पुरुष हैं, मेल एंड फीमेल हैं दोनों, और उसमें भी तुम फीमेल को राइट टू वोट नहीं दे रहे, इसका मतलब तुम सारी पॉपुलेशन को वोटिंग राइट नहीं दे रहे हो। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक वाली चीज थी। दूसरी चीज एस्टोनिया के अंदर जो रशियन लोग रहते थे और वो माइनॉरिटी में थे, कम संख्या में थे, तो रशियन माइनॉरिटी वाले लोगों को एस्टोनिया के अंदर राइट टू वोट लेने में बहुत डिफिकल्टीज होती थी, जबकि नॉर्मल एस्टोनियन जो लोग थे उनको आसानी से राइट टू वोट मिल जाता था। तो ये तो गलत बात हो गई भाई, ये भी नॉन डेमोक्रेटिक नेचर है। और फिजी में देखो यहां पर क्या है, जो इंडिजीनियस फिजी है, मतलब जो फिजी के रहने वाले हैं, वहां के नेटिव्स लोग हैं, और दूसरे इंडियन फिजी जो इंडिया से गए हुए लोग फिजी में रहते हैं, उन लोगों के वोटिंग राइट में अंतर था। मतलब वहां के
फिजी, इंडिजीनियस फिजी के वोट की वैल्यू इंडियन फिजी से ज़्यादा हुआ करती थी। जैसे मान लो हमारे देश में बांग्लादेश के, पाकिस्तान के कुछ लोग आ रखे होते हैं, तो हम बोले कि इंडिया के लोग की वोट की वैल्यू है 1, और जो बाहर से आकर लोग रह रहे हैं उनकी उनके वोट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0.5। तो ये तो गलत बात हो गई। इसका मतलब हम इक्वल राइट टू वोट नहीं दे रहे। तो फिजी के अंदर इक्वल राइट टू वोट नहीं था। एस्टोनिया में राइट टू वोट मिलना मुश्किल था। सऊदी अरेबिया में महिलाओं को मिलता नहीं था 2015 से पहले राइट टू वोट। तो इन कारणों से ये कहलाते थे नॉन डेमोक्रेटिक। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।